चैप्टर 1 जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये हमने स्टार्ट किया था। तो इसमें हमने क्या क्या कल पढ़ा था कि परिवर्तन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये पढ़ा था। रासायनिक समीकरण के बारे में भी पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो क्या है और उसको समीकरण के रूप में किस तरीके से लिखा जाता है, जिसमें हमने शब्द समीकरण पढ़ा था ना, और ढांचा समीकरण भी पढ़ा था। उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में भी पढ़ा था कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और उसको क्यों ज़रूरी है संतुलित करना, और साथ ही जो है एक रासायनिक समीकरण को भी संतुलित भी किया था। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसमें ये था हमारा, अगर हम शब्द समीकरण के रूप में लिखेंगे तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जो है तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। तो ये हमारा एक तरह से कहा जाए शब्दों में लिखा है तो शब्द समीकरण हो गया। इसको जब हमने इसमें इस रूप में लिखा तो ये हमारा रासायनिक समीकरण है। और यहाँ पर ये संतुलित है कि नहीं, इसको भी हमने चेक किया था। जिसमें संतुलित है कि नहीं, इसके लिए हमने क्या किया था कि ये टेबल देखी थी जिसमें Zn जो है अभिकारक जो थी। अब संतुलन का क्या मतलब है, क्या है कि रासायनिक समीकरण क्या संतुलन है कि किस तरीके से उसको संतुलित किया जाता है। तो उसमें देखा जाता है जो अभिकारक है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ठीक है, उसमें परमाणुओं की संख्या जो है कितनी है, और जो उत्पाद बन रहा है उसमें जो है वो परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो उत्पाद में परमाणुओं की संख्या जो है वो आपकी RHS में रहेगी और अभिकारक जो रहेंगे वो LHS में रहेंगे। तो Zn हमने देखा तो एक था और दूसरी तरफ जो है उत्पाद में भी क्या था, एक था, जो हमारा ये दिख रहा है एक। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। सल्फर कितना है, 1। ऑक्सीजन दोनों तरफ 4 है, यानी कि ये हमारा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक, इसमें आप लोगों ने अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए वो तो हमारा संतुलित था ही। अब हम दूसरे समीकरण की बात करते हैं और उसको कैसे हम संतुलित कर सकते हैं, इसको भी जो है हम जानेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपके पास समीकरण दिख रहा है उसमें क्या दिया हुआ है कि Fe प्लस H2O बन रहा है क्या, Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पर जो समीकरण है हम पहले चेक करेंगे कि वो संतुलित है कि नहीं। अब संतुलित है कि नहीं इसको हम कैसे चेक करेंगे, ये देखिए। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आयरन कितने दिख रहे हैं, 1। दूसरी तरफ कितने हैं, 3। हाइड्रोजन कितना है, 2। इधर कितना है, 2। ऑक्सीजन 1 और इधर 4। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये संतुलित नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन तो ठीक है मगर आयरन और ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग है, ना। और इसको संतुलित कैसे करेंगे, उसका नियम क्या होता है संतुलित करने का। सबसे पहले क्या करना है आपको संतुलित करने के लिए, जो है जो भी आपके पास में ये दिए हुए हैं उसके चारों ओर एक बॉक्स जैसा बना लेना है। ठीक, जब आप करने लगेंगे तो आपकी आदत हो जाएगी तो फिर बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर स्टार्टिंग अगर है वैसे संतुलित करना है तो आपको बॉक्स बना लेना है। क्यों बनाना है, ताकि जो है आप इसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना कर पाएँ। हम यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ 3 है तो हमको यहाँ पर 3 ना लिख पाएँ, यानी हम यहाँ पे अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो भी करना है आपको बाहर की तरफ ही लिखना है और बाहर की तरफ ही लिख करके आपको संतुलित करना है। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो बीच में पूछ सकते हैं आप लोग। ये तो वही बात है कि कितने थे वो मैंने देखा। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक है सबसे पहले उसको संतुलित करना है, चाहे वो अभिकारक की तरफ हो चाहे वो उत्पाद की तरफ हो, यानी कि तीर के निशान के इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो। देखना है कि कौन सा ज़्यादा है, उसको मानक मान करके हमको संतुलन करना जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे O4, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑक्सीजन को ही संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। यहाँ कितना है, 1। तो यही संतुलित करने के लिए हमको ऑक्सीजन को 4 करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ आगे क्या लिखना होगा, 4 लिखना होगा। सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ संतुलित करने के लिए हम जो है वो क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। एक मिनट जरा इसको हम लिख लें। Fe प्लस क्या दिया हुआ है, क्या लिखा है, H2O
क्या है? बॉक्स बना लिया हमने। सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला देखा तो ऑक्सीजन 4 है, तो इसको संतुलित करने के लिए हमको क्या क्या लगाना होगा? 4 लगाना होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन तो हमारे पास 4 हो गए। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है? 2 दिख रहा है? आयरन भी पहले ले सकते हैं। Fe ये ज्यादा वाला ये है, ठीक है। ये कितना है? 3। इधर कितना है? 1। तो यहाँ संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 लगाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ 3 हो गया और ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है संतुलित होने के लिए? हाइड्रोजन। यहाँ पे 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई होता है, जुड़ता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लाई होगा 4 दूनी 8। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अब यहाँ पर 8 करने के लिए क्या करना होगा? आगे की तरफ हमें 4 लगाना होगा। 4 दूनी 8। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अभिकारक है उसमें परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में जो है उसमें परमाणुओं की संख्या जो है वो अब बराबर हो गई है। इस प्रकार से हमारा समीकरण क्या हो गया है? वो संतुलित हो गया है। तो यहाँ पर ये वही लिखा गया है कि हम फिर उसके बाद हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। 4 आगे लगा दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है संतुलित करने के लिए जो है Fe को संतुलित किया गया है। तो 3 वहाँ पे है, तो इधर आगे की तरफ 3 लगा दिया गया है। Fe में ये बताया गया है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पर जो प्राप्त हुआ समीकरण है वो संतुलित समीकरण है कि नहीं, इसकी हमने जांच भी कर ली है। और यहाँ पर जो ये हमारी विधि है इसको हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। रासायनिक समीकरण को जो ये संतुलित करने की विधि है, इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को जो है हम संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये यहाँ तक हमने संतुलित कर लिया, आपका समीकरण संतुलित हो गया। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा होता है, आप जो समीकरण देखते होंगे उसमें भौतिक अवस्थाओं के संकेत भी लिखे होते हैं। तो समीकरण देख के ही हमें पता चल जाता है कि जो भाग लेने वाले जो तत्व हैं तो वो ठोस के रूप में है, लिक्विड के रूप में है या गैस के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ क्या है? तो एक नियम बना दिया गया कि भाई अगर मान लीजिए जो है अगर मान लीजिए गैस की अवस्था में है कोई चीज़, गैसीय अवस्था में अगर भाग ले रहा है रासायनिक अभिक्रिया में, तो उसके लिए उसके बगल में क्या लिख दिया जाएगा? स्मॉल जी। क्या लिख दिया जाएगा? स्मॉल जी। इसके बाद अगर द्रव की अवस्था में है, लिक्विड की अवस्था में है, तो यहाँ पर उसके लिए लिक्विड के लिए स्मॉल एल का प्रयोग कर दिया गया। समझ में आ रहा है सबको? इसके बाद अगर मान लीजिए वो जलीय अवस्था में है या एक तरह से कहा जाए एक्वा अवस्था जिसको कहा जाता है, तो ये एक क्यू लिखा गया इसके लिए, जलीय अवस्था के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मतलब ना ठोस की अवस्था है ना वैसी अवस्था है जिसको कहा जाए गोल टाइप का है, मतलब वो पतला पानी जैसा भी नहीं है और ठोस में भी नहीं है, तो उसको एक्वा की अवस्था कर दिया गया, जलीय रूप में लिया गया। इसके बाद जो है एक और अवस्था आई कि अगर ठोस की अवस्था में कोई चीज़ भाग ले रही है रासायनिक अभिक्रिया में, तो उसको सॉलिड कहा गया, स्मॉल एस जो है वो दिखाया गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये 4 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये इसकी अवस्थाओं को भी जो है हम दिखा सकते हैं रासायनिक समीकरण में। गैस के लिए जी, द्रव के लिए स्मॉल एल, जी मतलब गैस है ना, इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप। लिक्विड के लिए जो है वो द्रव के लिए लिक्विड हो गया, लिक्विड का स्मॉल एल ले लिया। फिर जलीय के लिए एक्वा अवस्था हो गई, एक क्यू ले लिया। फिर उसके ठोस के लिए सॉलिड की अवस्था हो गई, इसके लिए हमने क्या ले लिया? एस ले लिया। सबको समझ में आया? सबको यहाँ तक समझ में आया? कई समीकरण में जो है आप इस तरीके से देखेंगे। अब ये जो ये समीकरण हमने संतुलित किया है, तो इसमें भी आप जब ध्यान देंगे तो इसमें क्या किया गया है? हाँ, ये जैसे ये यहाँ दिख रहा है आपको एस, स्मॉल एस लिखा हुआ है। स्मॉल एस लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? H हो गया, एक तरह से कहा जाए आयरन। आयरन मतलब लोहा टाइप की चीज़ हो गई, और जो कि सॉलिड अवस्था में आप जनरली देखते हैं, तो इसलिए वो सॉलिड के लिए इसको ठोस को लिए इसमें क्वेश्चन में स्मॉल एस लिख दिया गया। H2O, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है तो पानी। H2O किसका फार्मूला है? पानी का है ना। और जनरली हम जानते हैं कि पानी जो है लिक्विड की अवस्था में होता है, मगर यहाँ पे लिक्विड नहीं लिखा गया, यहाँ पे जी की अवस्था लिखा गया है। इसका मतलब है पानी के 3 रूप हमने पढ़े हैं। पानी जो है वो आपके बर्फ के रूप में हो सकता है, जो कि आपकी कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था है। अगर वो लिक्विड रूप
रूप में है तो वो कौन सी अवस्था है? द्रव की है। अगर वो जल वाष्प के रूप में है तो कौन सी अवस्था है? गैस की अवस्था में। और यहाँ पर जो है क्या लिया गया है? जी लिखाया गया है, तो उसका मतलब ये कौन सी अवस्था है? गैस की अवस्था है, यानी कि जल वाष्प के रूप में जो है वो भाग ले रहा है, भाप के रूप में जो है वो अभिक्रिया में जो है ये वाला पानी भाग ले रहा है। अब यहाँ पर बन रहा है क्या? फेरस ऑक्साइड हो गया। ये जो बन रहा है वो क्या है? ठोस की अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है, और H2 दिया गया है। और आपको पता है H2 क्या है? आपके हाइड्रोजन गैस है ना। H2 किसका फार्मूला है? हाइड्रोजन गैस का है। और यहाँ पे जी लिख दिया गया क्योंकि वो गैस की अवस्था में, यानी गैस रिलीज हो रही है या निकल रही है। सीधे बैठिए आप। फिर उसके बाद देखो, सबको यहाँ तक समझ में आया? तो यानी कि कई बार जो है आप भौतिक अवस्थाओं को भी संकेत में लिखते हैं रासायनिक समीकरण में। अगर आपको लिखा दिखे तो उससे आपको संकेत मिल जाता है कि जो आपके तत्व भाग ले रहे हैं वो ठोस की अवस्था में है, कि द्रव की अवस्था में है, कि गैस की अवस्था में है, या भाप की अवस्था में है, या तो फिर एक्वा की अवस्था में या जलीय अवस्था में है। अब यहाँ पर देखो, कई बार ऐसा होता है कि रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाएं जो है वो लिख दी जाती हैं। एक मिनट, भौतिक अवस्थाएं संकेत में होगा। इसके बाद देखो जो है कई बार ऐसा होता है कि कोई समीकरण आप देखते होंगे, उसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। कभी उसका टेम्परेचर लिख दिया जाएगा, कभी कोई दाब लिख दिया जाएगा, कभी कोई प्रेरक के रूप में लिख दिया जाता है, या कभी कभी कुछ और चीज़ें भी आपको लिखी दिख सकती हैं तीर के निशान के ऊपर। जो भी चीज़ें, जैसे अब वो क्या चीज़ है, क्यों लिख दी जाती है, तो इसका मतलब है कि वो भी ज़रूरी है। वो उस अभिक्रिया की परिस्थितियों को दिखा रहा है, बता रहा है कि उसकी भी उपस्थिति अनिवार्य है। जैसे अगर हम मान के चले, ये जो आपका समीकरण दिख रहा है ये क्या है? कोई बता सकता है ये कौन सी क्रिया है? बताओ। हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? पौधे जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं, और उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वो लेते हैं और पानी लेते हैं, मतलब पानी उनको जड़ों में रहना ही चाहिए, और उसके बाद वो अपने भोजन यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और जो है वो पानी जो है वो निकलता है। तो यहाँ पर ये समीकरण है, इसको संतुलित किया गया है। संतुलित करने के लिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन लिखेंगे। यहाँ पे 12 दिख रहा है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पर 2 है, और साथ ही साथ यहाँ हाइड्रोजन लिखेंगे और नहीं है तो यहाँ पर 2 भी है। तो यहाँ 12 और ये हुए और 2, ठीक। तो यहाँ पर जो है 12 दिख रहा है, तो हमने सबसे पहले इसके अगर मान लीजिए आगे 12 लगा दिया, तो यहाँ पर 12 लगाने के बाद जो है 12 दूनी 24 जो है आपके हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे लिखते हैं 2, यानी हमको 12 और चाहिए है, तो 6 यहाँ आगे लगा देंगे। 6 दूनी 12 यानी 24 हाइड्रोजन जो है आपके पास में हो गए। इसके बाद हम देखेंगे कि कार्बन कितने, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लगाएंगे ताकि कार्बन जो है बैलेंस हो जाए। 6 हमने लगाया तो कार्बन तो 6 हो गए, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो है कार्बन तो हमारा बैलेंस हो गया, और क्योंकि कार्बन कहीं नहीं है तो कार्बन की बैलेंस ही हुई। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो पानी कितना है, पानी मतलब सॉरी ऑक्सीजन कितना है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 ही लगाने के कारण 6 दूनी 12 हो गया, ठीक। यहाँ 12 लगाया था तो यहाँ पे कितना हो गया? 12, यानी 12 12 24 क्या हो गया आपके पास में? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन यहाँ पर हम क्या कितने देख रहे हैं? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 6 है। तो 6 12 और 2 यानी तो, और 24 करने के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए है कि 6 और चाहिए है ना। तो यहाँ पर 6 हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे, तो 6 दूनी 12, यानी कि वो 6 की जगह 2 की जगह पे क्या हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे 12 ये हो गए, और 6 ये और 6 ये, तो यानी 12 और 6 6 12 यानी कि 24 टोटल हो गया, यानी ऑक्सीजन भी हमारा संतुलित हो गया। इस प्रकार से इसका संतुलन हो गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल लिखना जरूरी है, तभी ये समीकरण आपका संपूर्ण या पूरा माना जाएगा, क्योंकि ये दर्शा रहा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन जो है वो बनाते हैं। क्लोरोफिल भी दिखाया गया है, अगर पत्तियाँ हरी नहीं होगी, उनमें क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगी। सबको समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपको समीकरण को संतुलित करना, और क्यों जरूरी है हमें। अब यहाँ पे कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। एक प्रश्न दिख रहा है आपको, क्या वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? कल हमने इसको बताया था, कौन बताएगा क्यों साफ किया जाता है मैग्नीशियम रिबन को? हाँ बताओ बेटा। एमजीओ की परत फिर से चढ़ जाती है,
मतलब क्यों साफ किया जाता है? और कोई बताएं? हाँ, तो उसमें यहाँ पर देखो, जब वायु में जलाने से पहले जो है, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, इसके लिए करेक्ट करो भाई। वायु की देखो, ये उसने बताया। अब जनरली हम क्या करते हैं इसको, सबसे पहले मैंने जब हम लोगों ने सबसे पहले यही पढ़ा था, रिबिन के बारे में पढ़ा था कि रिबिन को हमने जो है वो बर्नर की सहायता से जला रहे हैं और उसकी एक राख जो है वो प्राप्त कर बैठ रही थी। देखो, तो यहाँ पर तुम्हारा भी सही है कहना। तो उसमें क्या होता है कि अगर धूल मिट्टी जमा है तो भी ऑक्सीजन जो है प्रॉपर उसमें मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगा और एनजीओ नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पर जो है साफ़ कर दिया जाता है ताकि धूल मिट्टी साफ़ हो जाए और मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के बिल्कुल टच में आ जाए और अभिक्रिया आसानी से हो सके और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बन सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल साफ़ कर दिया जाता है। अब यहाँ संतुलित रासायनिक समीकरण दूसरा दिया है, आपको लिखना है। यहाँ पर ये कौन सा समीकरण दिया है, कोई बता सकता है इसको क्या बोला जाएगा? शब्द समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द समीकरण दिया है, इसको आपको पहली बात तो किसमें लिखना है, लिखना भी है और साथ ही में इसको क्या करना है, संतुलित भी करना है। कोई कर पाएगा? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कोई फार्मूला पता है? कोई करेगा? आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, थोड़ा ट्राई मारो, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन का क्या फार्मूला होता है? देखो H2, बिल्कुल कोई अब यहाँ पर जो है यही पे लिखा, छोटा छोटा H2 लिखा और देखो हाइड्रोजन का इसने लिखा फार्मूला H2। ठीक, क्लोरीन का क्या फार्मूला होता है? Cl। ठीक, और यहाँ पर क्या करते हैं, क्या बन गया आपका? ठीक, सही लिखी है? क्लोरीन को Cl नहीं लिखा जाता, Cl2 लिखा जाता है। थोड़ा सही है तुम्हारा, बस Cl2 लिखेंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा, H2 प्लस Cl2 बन जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला होता है HCl, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमें 2 आगे लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन क्लोराइड मिलकर के, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के क्या बना देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हमारा संतुलित भी हो गया, क्योंकि हमने इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर संतुलित हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये आपको थोड़ा सा होमवर्क में करके आइए, अगर नहीं बनेगा तो हम डिस्कशन कर इसी पे करेंगे आगे। ठीक, लेकिन आप ट्राई करके आइए, देखते हैं आप लोगों से बनता है कि नहीं, संतुलित कर पाते हो कि नहीं। ठीक, चलो आज किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया सबको? यस मैम, थैंक यू मैम।